हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं है वो मुट्ठी में आज रखते हैं। जो चिंता नहीं करते हैं ना, नहीं कल क्या होगा इस बात का, जिन्हें चिंता नहीं होती है उनका आज न मुट्ठी में होता है। आज जो चिंता में रहते हैं कि भाई कल क्या होने वाला है, तो वो आज का भी आनंद नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमेशा आज के बारे में सोचिए, कल क्या होगा रब जानेंगे। चलिए मेरे शेर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी, जो गोधुली हिंदी है ना जी, उनके कविता का पद चैप्टर है जिनका नाम है भारत माता। उन्हीं का जो पोएट हैं जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। इन्हीं की प्यारी सी एक तस्वीर है जो हमने यहाँ पर थंबनेल में लगाया है, आप देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो आज हम लोग इनका क्या पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तरी, क्योंकि थंबनेल है प्रश्नोत्तरी का, तब प्रश्नोत्तरी भी चलेगा। ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सब तो है नहीं, बड़ा मिजाज खुश करने वाला सब क्वेश्चन सुनिएगा। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी कविता का जो पहला अनुच्छेद लिखा गया था तो उसमें भारत माता का कैसा तस्वीर है। तो देखिए पहले ही पढ़िए आप, लिखा हुआ है भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माता कैसा है भाई, गांव में निवास करती है। साथ ही साथ वहां पर यह भी कहा गया है कि तत्कालीन भारत के यथार्थ चित्रण किया गया है। भारत माता का फल स्वरूप श्यामल शरीर है, धूल धूसरित मैला सा अंचल है और गंगा यमुना के अश्रु स्वरूप हैं। ग्राम्य छवि को दर्शाते हुए भारत माँ की प्रतिमा उदासीन है। यानी उन्होंने क्या लिखा है, पहले पद में सुनिएगा, कहते हैं खेतों में फैला श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। यानी उन्होंने पहले पद में क्या लिखा कि भारत पर अंग्रेजी शासन है। अंग्रेजी शासन के कारण हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो भी जर्जर हो चुकी है। खेतों में फसलें कम, मिट्टी ज्यादा उड़ती है। अर्थात भारत माता की जो आंचल है, भारत माता की जो शरीर है वह कैसी हो चुकी है, धूल धूसरित हो चुकी है। और इस विषम परिस्थिति के कारण जब वो रोती है तो उनके आंखों से जो आंसू बहते हैं वो गंगा यमुना जैसी नदियों में बहती है। यानी उनकी नयन के रूप में कौन है, तो गंगा और यमुना जैसी नदियां हैं। साथ ही कहते हैं कि उनकी प्रतिमा उदासीन, यानी यहाँ के लोग जो है ना वह कैसे हैं, उदासीन हो चुके हैं। माने कोई उत्तेजना, कोई वेग, खुशी नहीं है उनमें, कोई दिक्कत। फिर समझते हैं, लिखेंगे भारत माता कविता शीर्षक में सुमित्रानंद पंत जी पहले पद में कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी है, यह गांव में निवास करती है। फिर उन्होंने कहा है कि भारत पर अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी शासन के कारण हमारी कृषि व्यवस्था धूल धूसरित हो चुकी है। परिणामतः फसलें कम, खेतों में मिट्टियां ज्यादा उड़ा करती है, जिसके कारण भारत माता की जो आंचल है वो धूल भरी हो चुकी है। और इस विषम परिस्थिति के कारण जो वो रोती है ना, तो आंखों में, यानी आंखों से जो आंसू गिरते हैं वो गंगा और यमुना की धारा जैसी नदियां बहती है। अर्थात कवि का कहना है कि गंगा और यमुना जो नदियां हैं वो भारत माता की दो आंखें हैं और यहाँ के लोग उदासीन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन का क्या कहा गया कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। क्यों प्रवासिनी है भाई, क्योंकि भारत पर हमेशा से दूसरों का अधिकार रहा है। भारत के लोग भारत में ही स्वतंत्र नहीं है, आजादी के स्वरूप नहीं है। देखिए वो लिखा है, भारत पर अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर जकड़ रखा था। परतंत्रता की बेरी में जकरी काल कुचक्र में फंसे विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। इसलिए कवि ने परतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है, भारत माता अपने घर में प्रवासिनी है। तो आप अपने लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे भारत पर अंग्रेजों का शासन है और भारत के लोग भारत में ही
स्वतंत्र नहीं है। वह दूसरी, जैसे अतिथि के यहाँ लोग जाकर के कर नहीं कुछ सकते हैं, ठीक उसी तरह से भारत के लोग भारत में रहकर भी कुछ कर नहीं सकते। उनकी आजादी, स्वतंत्रता सब कुछ समाप्त हो गई है। इसलिए कहा गया है भारत माता प्रवासिनी है, यानी अपने ही घर में कैसी है, प्रवासिनी। जैसे हम लोग अतिथि के यहाँ जाते हैं, भोजन तो मिलता है लेकिन हम अपनी आजादी से कुछ नहीं कर सकते। खाना बना हुआ है, देख रहे हैं, लेकिन हम लेकर खा नहीं सकते हैं। नहीं, आप अपने घर में गौर करिएगा, मम्मी कितनों गुस्साइल रहे, आप बना है तो चुप्पे सीना जाना है, धीरे सीना, आप पिछुए से 2 रोटी लेके चल आना है। हाँ हाँ, ऐसा ही होता ही है। हाँ, गुस्साइल रहती है तो डर लगता है अपना भाई कहीं बोल दे, तो चुप्पे से ना लेके भाग आते हैं, लेकिन ले लेते हैं। लेकिन अतिथि के यहाँ होता है ऐसा क्या? देखते रहेंगे, टुक टुक पूछेगा खबो। चलिए आइए किताब के। चलिए, तो यही बात है, हमारे देश में हमें आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए हम क्या हैं, प्रवासिनी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों को कैसा चित्र खींचा है? तो तीसरे पद में आपने देखा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी भारत माता का एक सुंदर सा भारतीयों का चित्र प्रस्तुत किया है। क्या कहा उन्होंने कि ये मूढ़, असभ्य, अशिक्षित, निर्धन, निरस्त्र इत्यादि हैं। लिखेंगे भारत माता कविता शीर्षक में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी भारतवासियों का एक सुंदर सा तस्वीर खींचा है। वे कहते हैं कि भारत में 30 करोड़ आबादी है जिन्हें सही से पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, यानी अर्ध नग्न तन है। फिर कहते हैं अर्ध क्षुधित, यानी भरपेट उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। शोषित हैं, इनका शोषण किया जा रहा है। निरस्त हैं, किसी तरह की हथियार इनके पास नहीं है। मूढ़ हैं, असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसा सुंदर तस्वीर उन्होंने प्रस्तुत किया है। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? तो लिखेगा भारत माता का हास भी राहु ग्रसित इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु की जो पूर्णिमा होती है, शरद रात की जो पूर्णिमा होती है, बड़ा ही सुंदर मनमोहक होता है। लेकिन उसी पूर्णिमा की चांद पर जब राहु ग्रह का प्रभाव हो जाता है तो सुंदर सी प्रतिमा भी, जो चांद है, वो भी मटमैला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। शरद ऋतु की जो चंद्रमा होती है वो काफी सुंदर होती है, और ऐसी स्थिति में अगर राहु का उस पर प्रभाव पड़ता है तो वह सुंदर चंद्रमा भी कैसा हो जाता है, मटमैला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। ठीक वही दुनिया के देशों में भारत हमारा क्या था, दिव्य प्रकाश फैलाने वाला, ज्ञान फैलाने वाला था। लेकिन अंग्रेजों के कारण हमारा भारत कैसा बन चुका है, धूमिल हो चुका है। हमारी प्रतिभा, हमारी जो ज्ञान था, जो हम दुनिया के देशों को देते थे, वह सब क्या हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि राहु ग्रसित है। फिर से एक बार देखते हैं क्या लिखेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत कविता भारत माता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा की चांद बहुत सुंदर होती है, लेकिन इस चांद पर जब राहु ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो चांद भी धुंधला हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक समय था, भारत दुनिया के देशों को ज्ञान देने वाली थी। दुनिया के देशों में भारत का एक काफी महत्व हुआ करता था। लेकिन आज अंग्रेजी शासन के कारण भारत की जो प्रतिभा है वह धूल धूसरित हो चुकी है। इसीलिए ने कविवर ने उन्हें राहु ग्रसित कहा है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है? तो लिखेंगे कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि भारत में एक महाकाव्य का निर्माण हुआ जिनका नाम है गीता। गीता ज्ञान का एक केंद्र है। हम अपने जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है,
इसका बोध कराता है गीता, और इसकी ज्ञान हमने दुनिया के देशों को दिया था, इसलिए गीता प्रकाशनी कहा है। फिर समझते हैं, लेकिन ये भारत में एक ग्रंथ का विकास हुआ जिनका नाम है गीता। गीता हमारे कर्तव्य और अधिकार का बोध कराती है, और इस किताब यानी इस ग्रंथ का ज्ञान हमने दुनिया के देशों को दिया, इसलिए भारत को उन्होंने कहा है गीता प्रकाशनी। लेकिन आज अंग्रेजी शासन के कारण हम इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्ञान तो हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्या कहा है, ज्ञान मूढ़ कहा है। ठीक है, गीता प्रकाशनी इसलिए क्योंकि हमने गीता का ज्ञान दुनिया को दिया। गीता का ज्ञान है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्या कहा गया भाई, ज्ञान मूढ़। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल हो रहा है भाई? तो हमने बताया था कि भारत पर अंग्रेजों के शासन कितने वर्ष रही थी, 190 यानी 200 वर्ष लगभग। पहली बार उसने 1857 में पहली बार बंगाल पर अधिकार किया था। सबसे पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, और 1757 में, 1757 में पहली लड़ाई लड़ी थी बंगाल में, ठीक है ना। और 1947 में हम लोग उसको भगाए हैं। 190 वर्ष ऐसे उससे पहले भी था, लेकिन अधिकार नहीं किए हुए था। भारत पर उसका मूल रूप से अधिकार तब से माना जाता है 1757 प्लासी की लड़ाई के बाद, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि 190 वर्ष हमारे देश में रहा, हम तब से उससे लड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि हम लोग उस समय से चुप थे। कभी संथाल विद्रोह हुआ, तो मुंडा विद्रोह, चोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, हो विद्रोह, चमार विद्रोह, तमार विद्रोह, क्या क्या विद्रोह था, हम लोग लड़ते रहे हैं। ऐसा नहीं उससे बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आजादी नहीं मिली है। लेकिन जिस समय कविता लिखी गई है ना, उस समय कवि को ऐसा आशा लग रहा है कि अब हम जल्दी ही आजाद होने वाले, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें कहा गया है कि हमारा तप संयम क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, आजादी नहीं मिली थी उससे पहले कविता लिखी गई है, लेकिन कवि को ऐसा एहसास हो रहा है कि आने वाले निकट समय में हम लोग आजाद हो जाएंगे, यानी हमारी जो लड़ाई थी अब वो सफल होने वाली है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारत माता का तप संयम सफल हो रहा है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब 100% व्याख्या करेंगे। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित की व्याख्या करिए। क्या लिखते हैं? स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति भारत माता कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि स्वर्ण सस्य यानी फसल पककर तैयार हो चुकी है, फसलों का रंग सुनहला हो चुका है, परंतु पर पद तल लुंठित, दूसरों के पैरों द्वारा उन्हें रौंदा जा रहा है। यानी भारत के लोग कृषि करे, इसका लाभ अंग्रेजी शासन लेती है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कहते हैं धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, भारत के लोगों में एक सहन शक्ति है, भारत के लोगों में एक गहरी सहन शक्ति है, कितनों कष्ट दिया जाए जल्दी वो अपनी मुंह नहीं खोलती है। यानी भारत के लोगों को उन्होंने क्या कहा है, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। वहां के लोगों की मन जो है ना, इस दुख के कारण काफी कुंठित माने हो जाता है, दुख भर जाना, माने मन में काफी दुख भर गया है कि फसल हम उगाएं, काम हम करें, और लाभ कौन ले रहा है भाई, अंग्रेज ले रहा है। फिर समझते हैं कैसे लिखेंगे इसका आंसर। उपयुक्त पंक्ति भारत माता कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि भारत में फसल पककर तैयार हो चुकी है और इन फसलों को दूसरों के पैरों द्वारा रौंदा जा रहा है। यानी भारत के लोग फसल उगाए और इसका लाभ अंग्रेजी सरकार ले रही है। भारत के लोगों को उन्होंने कहा है कि धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी यहाँ के लोग धरती सा क्या है, गंभीर हैं,
कितनों भी कष्ट हो जल्दी वो मुंह नहीं खोलते हैं, लेकिन ये दुख के कारण इनका मन अब कुंठित हो चुका है, घबरा रहा है कि नहीं हमें इससे लड़ना चाहिए, ऐसी उनकी मन में भावना जग रही है। आगे चलेंगे। अगला क्या कहते हैं सुनिएगा। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित की व्याख्या करें। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति हिंदी साहित्य भारत माता पाठ से उद्धृत है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। इनमें कवि ने भारत का मानवीकरण करते हुए पराधीनता से प्रभावित भारत माता के उदासीन, दुखी एवं चिंतित रूप को दर्शाया है। प्रस्तुत व्याख्या में पंक्ति में चित्रण किया गया है कि गुलामी की जकरी भारत माता चिंतित हैं, उनकी भरकुटी चिंता प्रकट हो रही है। क्षितिज पर गुलामी रूपी अंधकार छाया पड़ रहा है, माता की आंखें अश्रुपूर्ण हैं और आंसू वाष्प बनकर के आकाश को आच्छादित कर लिया है। इसके माध्यम से परतंत्रता की दुखद स्थिति को दर्शन कराया गया है। क्लियर। आप क्या पढ़ रहे थे? स्वप्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे? अपने लैंग्वेज में हम लिखते हैं, लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति सुमित्रानंदन पंत रचित भारत माता कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, यानी भारत के लोगों पर इतनी कष्ट पीड़ा है, अंग्रेजों का केवल क्या कहते हैं उसका दबाव ज्यादा होने के कारण अब भारत माता चिंतित हो चुकी है, जो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है कि उनकी ललाट की जो मांसपेशियां ना वो सिकुड़ चुकी है। ज्यादा चिंता करने से जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, ये ऐसे ऐसे करके सिकुड़ा हो जाता है, ठीक है ना। देखेंगे बहुत सारे लोगों को धारी धारी जैसा दिखाई पड़ेगा ज्यादा। तो वही कहते हैं कि हमारे देश के लोगों पर जो इतनी कष्ट पीड़ा है, जिसके कारण भारत माता की जो भौएं है ना, यानी ललाट, वो सिकुड़ चुकी है। यानी देखने से पता चल रहा है कि भारत माता चिंतित है। हो गया इतना। चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित, यानी चिंता के कारण उनकी भौएं क्या हो चुकी है? सिकुड़ चुकी है, और वो साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि चिंतित है। नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित, जैसे वाष्प आने के कारण हमें साफ साफ कोई चीज दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी तरह से भारत में अंग्रेजी शासन के कारण हमारा सब कुछ न धूमिल हो चुका है, ज्ञान बुद्धि सब क्या हो चुका है? धूमिल हो चुका है। ठीक है, तो ये थे 6 क्वेश्चन, और 7 नंबर में था व्याख्या करने वाला। 6 क्वेश्चन है और 7 में 100 प्रसंग व्याख्या है, यानी कि कविता का जो आप पढ़े उसका 2 लाइन दिया गया है, आपको कहता है उसका अर्थ स्पष्ट करिए। तो आशा है हमने आपको बताने का प्रयास किया अपनी लैंग्वेज में। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो याद तो जरूर ही हुआ होगा। अगर याद हो गया है तो साइड में देखिए वो लाइक वाला बटन होगा, उसको टिप दीजिएगा। विशेष तो कल मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।